है। आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए नया चैप्टर। चैप्टर का नाम लिखिए। चैप्टर का नाम लिखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। बड़ा चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। आइए थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लिखेंगे साथ साथ नोट्स। देखिए बच्चे क्लास देखने के बाद ना मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर जो क्लास में आप नोट्स लिखवाते हो ये पीडीएफ में भेज दो। तो मैं उनको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अकाउंट्स में मेरे से नोट्स नाम आगे जो भी मैं आपको क्लास में लिखवाता हूँ वो साथ के साथ उतारिए अपनी कॉपी के अंदर। अकाउंट्स के नोट्स मेरे पे नहीं होते, मैं उनको नहीं रखता, मैं पढ़ा देता हूँ उसके बाद यहाँ से मिटो देता हूँ। ठीक है, तो कृपया करके अकाउंट्स के नोट्स आप ना मांगे तो अच्छा होगा। लॉ के मांग सकते हैं, अकाउंट्स के नाम आगे। अकाउंट्स के उतारने पड़ेंगे आपको साथ साथ। चलिए लिखेंगे सोल प्रोप्राइटर का मतलब समझते हैं। सोल प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स when a single person start the business with his or her capital on capital, his or her on capital। ठीक है, वो कह रहा है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जब एक सिंगल पर्सन स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को। स्टार्ट द बिजनेस कहां गया, ये लो बिजनेस। स्टार्ट द बिजनेस विथ हिज और हर ऑन कैपिटल। जब भी कोई पर्सन अपना पैसा लगाकर अपना ही खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। मेरे को ले लीजिए, मैं अपने बिजनेस का खुद ही ओनर हूं और मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है। मैं अकेला अपने बिजनेस में पैसा लगाता हूं और अपना बिजनेस मैंने चला रखा है। तो मैं अपने बिजनेस का एक सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटरशिप मतलब ऑनर हूं। जब भी किसी बिजनेस के अंदर सिंगल ओनर होता है दोस्तों उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। तो इधर सोल का मतलब होता है अकेला और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनर। तो अगर हम सोल को देखें तो सोल का मतलब होता है सिंगल एंड इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनर। तो सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ऑनर। तो सोल का मतलब होता है सिंगल या इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनर। प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है दोस्तों, ऑनर होता है। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ऑनर। तो जब भी कोई सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, किसी बिजनेस में जब अकेला पर्सन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं।
तो एक नाम का मतलब समझ में आया आपको, सिर्फ इतना पार्ट समझ में आ गया अब आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं, सिर्फ एक नाम का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है जी, आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्या लिखा, सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट is the are the statement is name are the statement which are prepare at the end of accounting prepare are the statement prepare at the end of accounting period at the end of accounting period at the end of accounting period to determine। अब हम जान रहे हैं, सबसे पहले हमने जाना कि दोस्तों फाइनेंशियल सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा जब ऐसा पर्सन, ऐसा सिंगल पर्सन किसी बिजनेस के अंदर, जब एक पर्सन होता है और एक पर्सन द्वारा उस बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है, तो उस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। मान लीजिए आपने और मैंने मिलकर बिजनेस खोला, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं है, ये हो गया एक पार्टनरशिप बिजनेस। 7-8 लोगों ने बिजनेस खोला तो ये कंपनी हो गया। तो कंपनी जब आप पढ़ोगे आगे जाकर कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ऐसा होता है कि जब एक पर्सन बिजनेस खोलता है तो उसको 1 पर्सन कंपनी भी कहा जाता है। बट डिपेंड करता है कि आप रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी करा रहे हो, एज अ पार्टनरशिप करा रहे हो, या फिर एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रहना चाहते हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंपल है, जब भी कोई सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है अपनी ही कैपिटल लगाकर, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी की कंपनी है, तो आप किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालेंगे, आप किसी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी की पार्टनरशिप है, तो उस पार्टनरशिप का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, उस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, ये हम इस चैप्टर में डिसाइड नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम किस चीज का प्रॉफिट और लॉस या किस चीज का हम कैलकुलेशन करेंगे, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी पर्सन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो कंपनी वर्ड दिमाग से निकाल दीजिए, पार्टनरशिप वर्ड दिमाग से निकाल दीजिए। इस चैप्टर में कंपनी और पार्टनरशिप का कोई भी काम दोस्तों नहीं है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, अब हम सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमें चैप्टर का नाम पता चलेगा कि बेसिकली क्या है चैप्टर में, पढ़ना क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझ में आ गया, ठीक है जी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझो। क्या रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है, प्रिपेयर करा जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन। अब मुझे बताओ क्या निकालने के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है, ये अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाई जाती है। सबसे पहले बता रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर करी जाती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बताओ जरा भाई। अकाउंटिंग पीरियड्स आर कैलेंडर ईयर, पढ़ा रखा है आपने पहले से ही, और फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर कहां चालू होता है सर, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है जी। तो या तो आपका कैलेंडर ईयर होगा तो साल के एंड में बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के साल के एंड में। अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए क्यों,
टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आप किसी बिजनेस की दोस्तों फाइनेंशियल पोजीशन निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी बिजनेस की क्या निकालना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आप किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, तो आप क्या कहोगे, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। किसी भी बिजनेस की अगर आप फाइनेंशियल मतलब होता है पैसा, पैसों से रिलेटेड अगर पोजीशन जाननी है किसी बिजनेस की तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। और अगर आपसे पूछे भाई कब बनाई जाती है, तो आप कहना साल के एंड में बनाई जाती है। अब साल अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को बनाई जाएगी, साल अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को बनाई जाएगी। बड़ा सिंपल सी लॉजिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, धीरे धीरे से आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, देखिए वर्ड टू वर्ड मिल रहा है। मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ साल के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। फिर मैंने आपको समझाया कि अच्छा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, तो हमने फिर ये सीखा कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, उसके साल के एंड में बनेगा। अब बनाते क्यों है ये स्टेटमेंट, तो हमने देखा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई क्यों जा रही है, तो हमने कहा कि अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की निकालनी है तो हमें ये स्टेटमेंट बनानी होगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है ये समझते हैं, है ना। भाई आप ये कह रहे हो कि फाइनेंशियल पोजीशन निकालो, अरे फाइनेंशियल पोजीशन निकालेंगे वो तो ठीक है, बट फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस, पोजीशन नहीं परफॉर्मेंस लिख लो, इसको ज्यादा बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसको ठीक कर लो, एक बार लिख लिया तो कोई नहीं, मिटो दो यार। परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोसेस पोजीशन नहीं, वर्ड का यूज नहीं करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये वर्ड ज्यादा बेटर है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए मतलब पैसों से रिलेटेड, बिजनेस की पैसों से रिलेटेड परफॉर्मेंस को जानने के लिए हमें ये स्टेटमेंट बनानी होगी। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे निकाले, तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट बनाई जाती है। जब आप किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उस बिजनेस की के अंदर दो स्टेटमेंट बनाई जाएगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एक मिनट दीजिए, कॉल आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने कहा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, देखिए ये चैप्टर की थ्योरी अगर आप समझ जाते हैं, देखिए पता है क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात पता है सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो उस चैप्टर के क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चैप्टर की नॉलेज को समझना, उस चैप्टर को अच्छे से जानना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। हालांकि ये चीजें पेपर में आती नहीं है, हालांकि ये चीजें आपको पेपर में आएगी नहीं, बट कभी इन फ्यूचर आप जब जॉब करने जाओगे, कभी इन फ्यूचर जब आप जॉब करोगे तो आपको इनकी अहमियत पता चलेगी। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, इनकी अहमियत पता कब पता चलती है, इंटरव्यू के टाइम पर। इंटरव्यू के टाइम से आपसे ये थोड़ा बोलेगा कि यार इसका इस वाले बिजनेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। बताओ आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे ये पूछा जाएगा, बोला जाएगा ये लो बेटा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दो, और अगर सॉल्व कर दिया तो पक्का, नहीं तो नहीं, ये तो नहीं पूछा जाएगा। वो आपसे बेसिक बातें पूछेंगे। मैंने देखा है, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो आज किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो मुझसे पूछते हैं भाई मुझे थोड़ा बेसिक बता दे अकाउंट का। मैंने कहा बेसिक बता दे, कह रहा यार मैं भूल चुका हूं। अब तुम पढ़ा रहे हो, तू पढ़ा रहा है तो तू बता दे भाई मुझे। ऐसा होता है दोस्तों। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन हैंड आप पढ़ाई कर किस ले रहे हो, इन हैंड आप पढ़ाई कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। जब आप पैसा कमाने के लिए कहीं पर इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको यही पूछा जाएगा। अभी हाल ही में मेरी एक दोस्त थी, वो इंटरव्यू देने जा रही थी, तो उससे बड़ी छोटी सी एंट्री पूछी कि भाई बताओ परचेज करा है वेंडर से तो क्या एंट्री होगी। वो बता नहीं भाई, क्यों? क्योंकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन करना जानते हैं। उसे पूछा बताओ क्या कहते हैं, उससे एक सिंपल सी चीजें पूछी, भाई प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या होता है, वो नहीं बता पाई। अब वो मेरे से पूछ रही बाद में आकर यार ये क्या था, इसका बता दो, ये है वो करके। मैंने कहा बताओ यही, चाहे आप कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो, इन हैंड आपको साथ क्या देगा,
आप क्लियर कर जाओगे, अपने सारे एग्जाम क्लियर कर जाओगे, बड़े बड़े क्वेश्चन से क्लियर कर जाओगे। बट जॉब बेटा तभी मिलेगी जब दोस्तों आपको चीजें अच्छे से आएगी। अब मैं शुरुआत में आपको छोटी छोटी, देखिए क्वेश्चन तो हमें पूरे चैप्टर में करना है। मान लो इस चैप्टर में लगेगी लगभग 15 क्लास, तो 15 में से 13 क्लास सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ 2 क्लास के ही अंदर असली नॉलेज होती है। क्वेश्चन में क्या नॉलेज भाई, क्वेश्चन में कोई नॉलेज थोड़ी ना होती है। नॉलेज क्या होती है, इन 2 क्लासेस के अंदर जो अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी चीजें को ध्यान समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाऊंगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, तो यहां पर लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होगी। तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें इंक्लूड होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें इंक्लूड होती है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों 2 चीजें होती है, एक होती है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। तो अगर आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, किस बिजनेस का, हमारे लिए अभी कौन से बिजनेस है, हमारे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप। हम दोस्तों सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर, तो आपको 2 स्टेटमेंट बनानी होती है दोस्तों। एक स्टेटमेंट होती है इनकम स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट होती है आपकी पोजीशन स्टेटमेंट। अब दोनों ही स्टेटमेंट के अलग अलग कुछ बेनिफिट्स है और कुछ बातें ये बताते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, तो आपको 2 स्टेटमेंट बनानी होगी साल के एंड में, एक इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी और एक पोजीशन स्टेटमेंट बनानी होगी। सर इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो आपको क्या बताएगी, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगी कि ये पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस इसको हो गया, इस बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या इस बिजनेस को लॉस हो गया। तो जब आप ये जानना चाहते हैं कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आप अगर जानना चाहते हैं, किसी बिजनेस का मतलब इधर मेरा किसी बिजनेस वर्ड का यूज करने का मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, क्योंकि हमारा वही है बेसिकली। मैंने आपसे कहा था कंपनी को इसको इधर इग्नोर कर देना, पार्टनरशिप बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी आप इग्नोर कर दीजिएगा। यहां पर बात होगी सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, जब एक सिंगल ओनर बिजनेस चला रहा है उसकी बात हो रही है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अगर आप प्रॉफिट और लॉस को जानना चाहते हैं, मान लीजिए मेरी एक सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं अकेला ओनर हूं अपने बिजनेस का, अगर मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मुझे बनानी पड़ेगी अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनानी होगी इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है किसी भी बिजनेस के, किसी भी नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में, क्या इस बिजनेस को साल के एंड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया। जबकि दोस्तों जब आप बात करते हैं अपनी पोजीशन स्टेटमेंट की, तो दोस्तों पोजीशन स्टेटमेंट बनाई जाती है किसी भी बिजनेस के लिए। इसको बनाने का पर्पस ये होता है कि हमारी कंपनी आज किस लेवल पे खड़ी है, हमारी कंपनी कहां पर मार्केट में खड़ी है, हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मतलब कि हमारे पास एसेट से ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है। हमारी कंपनी के पास जितनी ज्यादा एसेट होगी, यार एक बताओ, कर्जा अच्छा होना होता है या एसेट अच्छा होना होता है। सर एसेट, लैंड, बिल्डिंग, ये अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास है तो अच्छी बात है। और अगर आप कहोगे कि आपका इधर से लोन लेना है, आपने उधर से लोन लिया हुआ है, तो ये बेकार बात है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जितनी ज्यादा एसेट्स होती है, हम कहते हैं उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रांग है। पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि उस बिजनेस की एसेट्स बहुत ज्यादा है। कल को अगर बिजनेस डूब भी जाता है तो एसेट बेचकर अपना पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, कब, जब बिजनेस की एसेट्स ज्यादा है। पर अगर बिजनेस की लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों लायबिलिटी ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए, आप किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहोगे, अब किस बिजनेस में पैसा लगाओगे, जिसकी एसेट ज्यादा होगी उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहोगे, या जिसकी लायबिलिटी ज्यादा होगी एसेट का, उस बिजनेस में। ऑब्वियस है सर, जिसकी एसेट्स ज्यादा होगी हम उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहेंगे। क्यों? तो आपको कैसे पता चला कि एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है, या एसेट कम है या लायबिलिटी कम है? ड्यू टू पोजीशन स्टेटमेंट।
वो बिजनेस आपको अपनी पोजीशन स्टेटमेंट देगा। जब वो बिजनेस अपनी आपकी पोजीशन स्टेटमेंट देगा तब आप पता लगा पाओगे कि हाँ यार, इस बिजनेस की एसेट्स काफी अच्छी है और इसकी पोजीशन मार्केट के अंदर अच्छी है, एसेट्स अच्छी खासी है, और अगर ये जितनी ज्यादा एसेट होगी उतनी पोजीशन स्ट्रांग रहती है। तो आपने पोजीशन स्टेटमेंट देखकर, किसी बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट देखकर ही आपने क्या करा, उस बिजनेस में पैसा लगाने की सोची। ठीक है जी। तो पोजीशन स्टेटमेंट आपको बिजनेस की पोजीशन बताता है कि बिजनेस कितना पानी में है। प्रॉफिट और लॉस कौन बताएगा? आपको इनकम स्टेटमेंट बनाएगा। इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है, जबकि पोजीशन स्टेटमेंट आपको बताता है रिलेशन बिटवीन दी एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि बिजनेस में एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। इधर जब मैं बोलता हूं ना लायबिलिटी, तो उसमें ऑनर की लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होती। ऑनर की लायबिलिटी को तो कैपिटल वर्ड का यूज किया जाता है। लायबिलिटी मींस आउटसाइड लायबिलिटी, अदर देन ऑनर लायबिलिटी, राइट। आइए इसके बारे में देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताता है। तो देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनाई जाता है, बताओ किस लिए। अगर आपसे पूछे कि भाई आपसे पहले ही पूछेगा कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन सी दो स्टेटमेंट होती है, तो आप कहना सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट होती है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। आइए दोनों के बारे में लिखते हैं। थ्योरी को अच्छा सा करा करो, क्योंकि अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी थ्योरी अच्छे से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो आप उसके अकॉर्डिंग करा करें। आइए इसके बारे में लिखते हैं। फोर्थ, इनकम स्टेटमेंट रेफर टू दैट स्टेटमेंट income statement refer to that statement which show the profit earned, or loss incurred during the accounting period। पांचवा, पोजीशन स्टेटमेंट रेफर टू दैट स्टेटमेंट which show the financial position of the business। Position statement refer to that statement which show the financial position of the business, which show the financial position of the business, which show the financial position of the business। तो दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है? इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताता है सर? इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है एक बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, जबकि पोजीशन स्टेटमेंट हमें बताता है उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस के अंदर एसेट्स ज्यादा है तो अच्छी पोजीशन है, एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है तो बेकार पोजीशन है। आपने पढ़ा था कि सर एसेट ज्यादा कैसे हो सकती है? जितनी एसेट्स होती है उतनी ही लायबिलिटी होती है। तो यहां पर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि एसेट्स ज्यादा लायबिलिटी कम? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि किसी बिजनेस की एसेट्स ज्यादा हो और लायबिलिटी कम हो, या लायबिलिटी ज्यादा हो या एसेट कम हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकाल पाए? तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं। देखिए, बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है, आपको पता है, पर आपने ये सुना एसेट इजिकल टू लायबिलिटी होती है, गलत है। बिजनेस की एसेट बराबर लायबिलिटी नहीं होता दोस्त। बिजनेस की एसेट इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। बिजनेस की एसेट कभी लायबिलिटी के बराबर नहीं होती। बिजनेस की एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। ठीक है, तो याद रहेगी बात। मैं यहां पर सिर्फ बात कर रहा हूं ओनली लायबिलिटी की, नॉट कैपिटल। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा हो सकता है कि ये एसेट ज्यादा हो इस लायबिलिटी से और ये लायबिलिटी ज्यादा हो इस एसेट से। हाँ, जब ये बात करते हैं ना एसेट और कैपिटल जोड़ दो, वो हमेशा एसेट के बराबर आता है।
लायबिलिटी और कैपिटल जोड़ने के बाद एसेट के बराबर आता है। समझ में आ गया? तो एसेट बराबर लायबिलिटी नहीं होता, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो मैं यह कह रहा हूं कि एसेट ज्यादा हो सकती है इस लायबिलिटी से। अच्छा, ये लायबिलिटी होती है आउटसाइड लायबिलिटी, ये होती है इनसाइड लायबिलिटी। इनसाइड मतलब ये ऑनर की है, ये ऑनर के बाहर वालों की है। तो ऑनर की और बाहर वालों की लायबिलिटी मिलाकर टोटल एसेट्स के बराबर होता है। मैं तो सिर्फ बाहर वालों की लायबिलिटी और इंटरनल एसेट्स जो टोटल एसेट है उनकी बात कर रहा था। मान लीजिए दोस्तों कोई मिल गया का जादू, कोई मिल गया का जादू आपसे अपनी माँ से बोलता है, माँ मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, माँ मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है माँ। उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है, कहती है अच्छा इतना दिमाग आ गया तुम्हें, कॉपी करना तो तुम्हें सीख लिया था 9वीं क्लास में, आएगा जादू, माँ मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है माँ। तो उसने अपनी माँ से बोला मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ नया। अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, भाई बिजनेस में 1 साल हो गया। 1 साल बाद उसने देखा अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई ऋतिक रोशन ने और कहने लगा, घर आके खुश हुआ बड़ा, माँ तुम्हें बताया माँ, माँ आज मैं प्रॉफिट कमा के, मैं तो बोला, पता क्या बोला है, माँ मैंने लॉस कमाया है माँ, माँ मैंने लॉस कमाया है, लॉस, माँ मुझे समझ दिखाई दे रहा है माँ, माँ मैंने लॉस कमाया है, लॉस। तो वो आपको माँ को बोला है कि माँ मैंने लॉस कमाया है। और अगले साल फिर कहता है अच्छा लॉस कमाया, तुम अपने बिजनेस में लॉस कमाने जाते हो? हाँ हाँ मैं अपने बिजनेस में लॉस कमाने जाता हूँ माँ, मैंने लॉस कमाया है। सोचो, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। बिजनेस खोला जाता है लॉस कमाने के लिए नहीं सर, प्रॉफिट कमाने। बिजनेस खोला जाता है लॉस कमाने के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए। एक दिन और आया, कह रहा माँ मैंने आज अपने बिजनेस में लॉस नहीं कमाया, प्रॉफिट हो गया मेरे बिजनेस में, प्रॉफिट हो गया। उसकी माँ कह रही प्रॉफिट हो गया, कमाया नहीं? हाँ माँ कमाया नहीं, हो गया, ही पता नहीं कैसे होगा, हो गया। सोचो, तभी वो आइला जादू हो गया। दोस्तों मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम अपना बिजनेस खोलते हैं तो वर्ड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट अर्न का मतलब होता है प्रॉफिट कमाया। बिजनेस के अंदर जब भी हम बिजनेस खोलेंगे तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करें, कमाएं। लॉस कमाने के लिए तो ना बिजनेस खोला है, लॉस कमाते नहीं, लॉस हो जाता है। तो कभी भी आप ऐसा बोलेंगे कि सर आपने प्रॉफिट कमाया या हो गया, तो कहना प्रॉफिट कमाया है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने लॉस कमाया या हो गया, तो कहना लॉस हो गया। तो इसलिए प्रॉफिट के आगे वर्ड यूज करते हैं अर्न, और लॉस के आगे वर्ड यूज करते हैं इंकर्ड। इंकर्ड मतलब हो जाता है हो गया, अर्न मतलब होता है कमाना। तो प्रॉफिट को अर्न किया जाता है और लॉस इंकर्ड हो जाता है लॉस। क्लियर है? तो पोजीशन स्टेटमेंट बनाए, इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना उसको लॉस हो गया। अगर आपको ये जानना है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाया है या लॉस हो गया, तो इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी। पर अगर आपको ये जानना है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, रिलेटिव एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो फिर आपको पोजीशन स्टेटमेंट बनानी होगी। बताइए सर, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो बनाएंगे क्या उसमें? दोस्तों उसमें बनता है एक अकाउंट, उस अकाउंट का नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं दोस्तों, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और जब भी आप पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर आपको बनाना होता है बैलेंस शीट। तो 2 टाइप के यहां पर अकाउंट देखने को मिलते हैं। एक बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, उसको अकाउंट में कंसीडर नहीं करते, वो एक स्टेटमेंट होती है। जबकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर बनाई जाती है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी। तो इन इनकम स्टेटमेंट वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखेंगे छठा पॉइंट, इन इनकम स्टेटमेंट we have to prepare in income statement we have to prepare क्या सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। अब ये सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे है, ये सब चीजें हम सीख लेंगे आगे जाकर। दूसरा, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए अकाउंट का। अगर आपके अकाउंट का बेसिक क्लियर नहीं है तो भाई मुझे पर्सनली मैसेज करिए, फिर मैं आपको सजेशन दूंगा। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई मैसेज मत करिएगा, सीधा सीधा पढ़ते चलिएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैच करेंगे और बनाएंगे। और जबकि जब हमको बनाना होगा पोजीशन स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट में तो कौन से अकाउंट दो बनेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जबकि जब हम पोजीशन स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहां पर अकाउंट नहीं बनते, यहां पर बैलेंस शीट बनती है, स्टेटमेंट बनती है। इन पोजीशन स्टेटमेंट, इन पोजीशन स्टेटमेंट we have to prepare बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट में हमें क्या बनानी होती है, बैलेंस। अब ये बैलेंस शीट बनती कैसे है, इसका डिस्कशन भी हम कर लेंगे दोस्तों, उसकी दिक्कत भी नहीं है। जब बनानी होगी, जिस दिन बनानी होगी उस दिन इसका डिस्कशन कर लिया जाएगा। लो जी, इतनी बातें लिख लीजिए जल्दी से, अगर हो जाए तो बता दीजिएगा। कैसा बताओगे, मन के थ्रू बता देना। ठीक है सर, तो यहां पर हम कह सकते हैं 8वां पॉइंट, तो इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट so it is clear that financial statement includes, तो अगर मैं क्लियरली कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड्स है, अभी तो देखो इनडायरेक्टली हमने क्या पढ़ा। बेसिकली सबसे पहले हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हर साल के एंड में, और बनाने का पर्पस होता है फाइनेंशियल पोजीशन को निकालना किसी बिजनेस की। हमने कहा किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। अब मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हैं दो टाइप, एक होती है उसमें एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, एक बनती है पोजीशन स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो टाइप हो गए, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट। हमने कहा इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कब बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट में आपको बनाना होगा बैलेंस शीट। तो मैं ऐसा कह दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं, वो ट्रेडिंग पीएनएल ही है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ही तो है। आप कहोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम में तो यही बनाते हैं, तो बेसिकली यही तो हो गया, इनडायरेक्टली तो यही बात कर रहा है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो उस बिजनेस का हमें क्या करना होगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट उसमें बनानी होगी, तो उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। एक इंपॉर्टेंट नोट दीजिएगा दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट। इनको हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। अगर आपको बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ या फाइनल अकाउंट बनाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है, इनको फाइनल अकाउंट नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शॉर्ट में इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट चैप्टर भी कहते हैं। शॉर्ट में इस चैप्टर को क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट चैप्टर भी कहा जाता है। तो बताइए सर, बेसिकली अब इस चैप्टर का नाम पढ़ाता हूं आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका नाम क्या हुआ। इन एंड हमने पूरा, अगर हम इसको देखें एक लाइन में बोले तो हम ये कहेंगे, ऐसा कोई बिजनेस जिसमें एक सिंगल ओनर अपनी कैपिटल लगाकर बिजनेस चालू करता है, उस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए आपको दो अकाउंट बनाने होंगे, वो होते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और बैलेंस शीट बनानी होगी। जब ये दो अकाउंट बन जाएंगे तो हमने कह देंगे वो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई तो मतलब फाइनल अकाउंट तैयार हो गए। तो इस चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, मींस ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना रहे हैं। होप आपको क्लियर हो गई बातें। अगर कोई डाउट है तो मुझसे जब मर्जी पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए, तो लगभग मैं आपको बताता हूं, इस चैप्टर के अंदर टोटल हमें बेसिकली चैप्टर में
हमें पढ़नी होती है एडजस्टमेंट्स। अब अगर मैं आपको आज किसी स्टूडेंट से पूछूं कि बताओ एडजस्टमेंट्स क्या होती है, तो आप नहीं बता पाएंगे, सही में नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे ये श्योर हूं कि 100 में से 99% बच्चे ये नहीं बता पाएंगे जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा या कहीं से बेसिक बचपन से पढ़ा हो, कहीं पर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा। टीचर की गलती नहीं करूंगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, आपने ही नहीं पढ़ा होगा ढंग से, ही आपको पढ़ा होगा पर याद नहीं। 99% मैं श्योर हूं, 99% बच्चे, 100% श्योर हूं कि 99 बच्चे ऐसे होंगे इसमें क्लास के अंदर जिनको ये नहीं पता होगा हम इस चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, वो क्यों करते हैं। आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे, एक्रीड इनकम ऐड करते हैं, इनकम रिसीव्ड एडवांस माइनस करते हैं, क्यों करते हैं ये नहीं पता। है ना। तो इसलिए जब आपको ये चैप्टर, जब आप धीरे धीरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं बहुत कुछ पढ़कर जा रहा हूं, बहुत कुछ अच्छा सीख कर जाऊंगा और बहुत कुछ नया सा आपको सीखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर एडजस्टमेंट्स क्यों पढ़ते हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर क्या कवर करना है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें सीखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बैलेंस शीट तो चलो बात की बात है, सबसे पहला टॉपिक हमें चैप्टर के अंदर जो करना है, टॉपिक टू बी कवर। तो बेसिकली मोटा मोटा हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, है ना। उसके बाद पीएनएल अकाउंट सीखना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। उसके बाद हम सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर एडजस्टमेंट कैसे करनी है, क्यों करनी है एडजस्टमेंट, ये बात की बात है। एडजस्टमेंट क्यों करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। अनिका कह रही है जो ट्रांजैक्शन रह जाती है, छूट जाती है, उसके लिए एडजस्टमेंट करते हैं, तो बेटा गलत है। जो ट्रांजैक्शन रह जाती है ना और छूट जाती है, उसके लिए करते हैं रेक्टिफिकेशन। तो फिर अगर एडजस्टमेंट यहां करेंगे तो रेक्टिफिकेशन किस चीज के लिए है, सही बात है या नहीं। रेक्टिफिकेशन चैप्टर क्यों बताऊं, रेक्टिफिकेशन चैप्टर आपने पढ़ा क्यों, अगर कोई ट्रांजेक्शन छूट गई, करने से रह गई, तो वो तो एरर ऑफ ओमिशन होता है, वो तो हम रेक्टिफिकेशन में करते हैं ना, यहां क्यों करेंगे उसको, ठीक है। तो एडजस्टमेंट हमारा टॉपिक है जो सबसे बड़ा टॉपिक है और ये पूरा टाइम कंज्यूम होगा। अच्छा, इस चैप्टर को अगर आपको करना है तो आपको एक चैप्टर आना बहुत जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मतलब कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर आपको आना चाहिए। अब जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं देखा तो वो रिकॉर्डिंग में देखेंगे। जिन बच्चों को पता है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको इसको इग्नोर कर देना है। मतलब ये चैप्टर आप तभी अच्छे से कर पाएंगे, तब अगर आपको डीपली समझना है ना चैप्टर को, वो तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब आपको ये बारे में पता हो, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर आप चाहो तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, जिसने नहीं पढ़ा वो रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। टाइम है, 1-2 दिन लगेंगे, आप हो जाएगा। उसके बाद आप चैप्टर भी कवर करते जाए, अभी तो थ्योरी है, तो 2 दिन अभी चैप्टर कवर करना, उसके बाद ये भी कवर करते चलना साथ साथ। तो मुझे मैसेज कर देना जी भैया, नंबर आपके पास पड़ा है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट। आइए मैं देखता हूं टोटल हमें कितनी एडजस्टमेंट करनी है चैप्टर के अंदर, लिख रहा हूं टोटल एडजस्टमेंट। टोटल एडजस्टमेंट, टोटल एडजस्टमेंट कितनी करनी है, आइए जरा लिखिए एक बार। सर टोटल एडजस्टमेंट हमें चैप्टर में कितने गिनते रहना। आप पहला एडजस्टमेंट करनी है क्लोजिंग स्टॉक की, दूसरी एडजस्टमेंट करनी है प्रीपेड एक्सपेंस की, तीसरी एडजस्टमेंट करनी है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, चौथी एडजस्टमेंट करनी है आपको एक्रूड इनकम की,
पांचवी एडजस्टमेंट करनी है आपको इनकम रिसीव इन एडवांस की। करते ये भी तो बहुत सब है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। छठी एडजस्टमेंट करनी है आपको डेप्रिसिएशन की। सातवीं एडजस्टमेंट करनी है आपको बैड डेट की। आठवीं एडजस्टमेंट करनी है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। नौवीं एडजस्टमेंट आपको करनी है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। दसवीं एडजस्टमेंट करनी है आपको मैनेजर कमीशन की। ग्यारहवीं एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बारहवीं एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तेरहवीं एडजस्टमेंट करनी है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। आधे से ज्यादा इस एडजस्टमेंट के अंदर मैंने आधे से ज्यादा एडजस्टमेंट के अंदर क्या कराया था, आधे से ज्यादा एडजस्टमेंट मैंने कि जनरल एंट्री में ऑलरेडी जनरल एंट्री वाले चैप्टर में करा चुका, अगर आपको ध्यान हो तो। गुड डिस्ट्रीब्यूट अमंग स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। फॉर स्टाफ वेलफेयर। एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस। एबनॉर्मल या फिर एक्सीडेंटल, जो कि वो होता है गुड्स लॉस्ड बाय फायर और थेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो यहां पर कवर हो जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर इतने हमें पढ़ना है, मतलब इतनी एडजस्टमेंट करने के बाद जाकर चैप्टर खत्म होगा दोस्त। देख रहे हो आप, इतनी एडजस्टमेंट टोटल लगभग 15 एडजस्टमेंट हो गई। इन एडजस्टमेंट को मैं आपको इस तरीके से डीपली समझाऊंगा ना, इतना डिटेल में घुसकर पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद में दोबारा पढ़ाता नहीं। क्लास में, रेगुलर क्लास में एक ही बार पढ़ाता हूं मैं। रिवीजन के टाइम में मैं कुछ नहीं पढ़ाता ऐसा, रिवीजन अगर होगी तो उसमें मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा ऐसा, बस यहां पर इतना डीपली मैं आपको समझाऊंगा। और आप कहते हो ना सर बैलेंस शीट मैच नहीं होती, एक झटकर में बैलेंस शीट मैच होगी, ऐसे चुटकियों में बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आपकी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज तो पहली क्लास थी दोस्तों इसकी, तो पहली क्लास के अंदर आज मैंने आपको पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपसे डिस्कस कर लिया है और काफी बातें हमने आज नहीं सीखी। इसके बाद मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। जिस स्टूडेंट ने, जिसको ये नहीं आता, मुझे मैसेज करेंगे, मैं उसको एक वीडियो शेयर करूंगा या ग्रुप में ही भेज दूंगा। अगर ग्रुप में नहीं दिखेगी तो मुझे मैसेज कर देना, वो ये देखेंगे आज। मतलब ये एक रिकॉर्डेड में ही देखना है आपको, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना। जिनको पता है वो नहीं देखेगा, जिनने नहीं देखी वो मेरे से लेगा ये वीडियो और वो देख लेगा। इसको देखने के बाद ही नेक्स्ट क्लास में आप एंटर होकर ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है सर, चलिए इस क्लास को यहां पर समाप्त करेंगे।